जीवधारियों का वर्गीकरण। सर्वप्रथम अरस्तु ने जीव जगत को दो समूह में बांटा था। वनस्पति जगत, दूसरा है जंतु समूह। वनस्पति समूह, दूसरा है जंतु समूह। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में सभी जीवधारियों को पादप व जंतु जगत में वर्गीकृत किया। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता कहा जाता है, क्योंकि उनके द्वारा की गई वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर ही आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी है। जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों एवं उनके सिद्धांतों के प्रवर्तक उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज है। जीव द्रव्य का सिद्धांत हर्टविग है। द्विनाम पद्धति के कैरोलस लिनियस है। आनुवंशिकता के नियम ग्रेगर मेंडल है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक स्लाइडेन एवं स्वान है। डीएनए के द्विगुणित मॉडल का प्रतिपादन वाटसन एवं क्रिक है। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम लैमार्क है। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन है। वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस है। अंतःस्रावी विज्ञान एंडोक्राइनोलॉजी के जनक थॉमस एल्वा एडिसन है। जीवधारियों का पंच जगत अवधारणा 1969 ईस्वी में परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली का स्थान व्हिटकर द्वारा प्रस्तुत पांच जगत प्रणाली ने ले लिया। व्हिटकर ने सभी जीवों को निम्नलिखित पांच जगत किंगडम में वर्गीकृत किया। पहला, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु, पादप। इस जगत में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया शामिल है। इस जगत में तंतु में जीवाणु पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत, इस जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल हैं। पादप एवं जंतु के बीच की स्थित कड़ी युगलिना इसी जगत में शामिल है। प्रोटिस्टा जगत में जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आदि। कवक जगत, इस जगत में वे परपोषी तथा यूकैरियोटिक जीवधारी पाए जाते हैं जिनमें पोषण अवशोषण द्वारा होता है। इसमें परजीवी तथा मृत पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर जीव शामिल है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन की बनी होती है, जैसे एल्बुगो, एगैरिकस आदि। पादप जगत, इस जगत में शैवाल व बहुकोशिकीय हरे पौधे शामिल हैं। प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजी पौधे इसी जगत के अंग होते हैं। इसमें दो प्रकार के जीवन पद्धति पाई जाती है। पहला है सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित, दूसरा है प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। प्रोटोजोआ साधारणतः पादप जगत में ही पाए जाते हैं। जंतु, इसमें सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इसे मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग होते हैं। नोट: जाति स्पीशीज वर्गीकरण की सबसे छोटी तथा आधारभूत इकाई है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति जीवों, जंतु एवं वनस्पति के नामकरण की पद्धति है। 1753 ईस्वी में प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने इसका प्रतिपादन किया। इसके अनुसार दिए गए नाम के दो अंग, जो क्रमशः प्रथम भाग जीव के अंश जीन्स और द्वितीय भाग स्पीशीज का द्योतक है, जैसे इलियम सेपा प्याज का है। इलियम वंश का नाम है और सेपा जाति को सूचित करता है। अंतर्राष्ट्रीय जंतु विज्ञान कांग्रेस वाशिंगटन में द्विनामकरण पद्धति अंग्रेजी एवं फ्रेंच भाषा में प्रकाशित की गई थी। लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप लिन है। इसका अर्थ है कि सर्वप्रथम लिनियस ने मानव जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा था। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका है। मक्खी का मस्का डोमेस्टिका है। आम का मैंगीफेरा इंडिका है। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम है। सरसों का ब्रासिका है। मेढक का राना टिग्रिना है। कुत्ता का कैनिस फैमिलियर है। गाय का बॉस इंडिकस है। धान का ओराइजा सटाइवा है। मटर का पाइसम सटाइवम है। चना का कीकर एरिट्रिनम है। कोशिका विज्ञान, कोशिका जीवों का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी रहती है तथा इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है।
कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की संरचना की खोज 1665 ईस्वी में कार्क में रॉबर्ट हुक ने की थी। सजीवों में कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। सर्वप्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार 1932 में नाल वरस्का ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में एक कोशिका में केंद्रक व केंद्रिका का पता लगाया था। केस कोशिका सिद्धांत 1838 से 39 में फ्लाइडे ने स्वान ने प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम कोशिका विभाजन सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में दिया था। रुडोल्फ विर्चो 1855 में ने एक मध्य कोशिका की उत्पत्ति के लिए दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला, अर्थात नई कोशिका पूर्व निर्मित कोशिका से ही बनती होती है। सजीवों की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जिस सजीवों में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी अंडा कोशिका शुक्राणु की होती है। एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया या जीवाणु तथा क्लैमिडोमोनास आदि है। फ्लेमिंग ने 1880 से 1882 में क्रोमैटिन की खोज तथा कोशिका का समसूत्र विभाजन का सिद्धांत दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। स्ट्रासबर्ग ने 1884 में पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में केंद्रक की भूमिका के बारे में बताया था। वाल्डेयर ने 1880 में गुणसूत्र का नामकरण किया। वाल्डेयर ने 1888 गुणसूत्र का नामकरण किया था। कैमिलो गाल्जी ने 1898 में गाल्जिकाए की खोज की थी। रिचर्ड अल्टमैन ने 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, जिसे उसने बायोप्लास्ट नाम दिया था। सी बेंडर ने 1898 में इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। लाइसोसोम की खोज 1958 में डी डुबे ने की थी। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा 1839 ईस्वी में जीव द्रव्य का नामकरण किंजे के द्वारा किया गया था। जीव द्रव्य एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी तरलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सभी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं, इसीलिए इस जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, एक केंद्रक द्रव्य। तो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद रहता है। केंद्रक न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य कोशिका में केंद्रक के अंदर पाया जाता है। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना है। ऑक्सीजन 76%, हाइड्रोजन 10%, कार्बन 10.5%, नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81 संबंधी 19 होता है। जीव द्रव्य में लगभग 80% जल की मात्रा पाई जाती है। विभिन्न कोशिकाएं एवं उनकी आकृति। लाल रक्त कोशिकाएं की आकृति उभयतल होती है। तंत्रिका कोशिकाएं की लंबी, पतली और शाखान्वित होती है। जीवाणु कोशिका की वक्रित छड़ के आकार की होती है। शैवाल कोशिका की अंडाकार एवं कसाव रक्त युक्त होती है। परागकण की गोलाकार एवं कांटेदार होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जीवाणु की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। एक कोशिकीय इनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है तथा सभी कार्य केवल एक ही कोशिका द्वारा संपादित किए जाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया या जीवाणु तथा क्लैमिडोमोनास आदि। बहुकोशिकीय इनका शरीर कई कोशिकाओं से बना होता है तथा सभी कार्य कोशिकाओं के समूह के द्वारा संपादित किए जाते हैं, जैसे केचुआ, मेढक, मछली, पक्षी, मनुष्य आदि। प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें केंद्रक अर्ध विकसित व बिना केंद्रक झिल्ली के होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका
इसमें केंद्रक अर्ध विकसित व बिना केंद्रक झिल्ली के होता है। जीवाणु, विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा व नील हरित शैवाल इत्यादि। इनमें कोशिकाओं का अभाव होता है। यूकार्योटिक कोशिका, इसमें केंद्रक के चारों ओर पूर्ण विकसित केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जो सभी पौधे व जंतुओं में उपस्थित होती है। इनमें पूर्ण विकसित कोशिका विभक्ति पाई जाती है, जो पादपों में सेलुलोज व जंतुओं में लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 1 से अधिक होती है। कोशिका भित्ति सेल वॉल, सेलुलोज की बनी कोशिका झिल्ली के चारों ओर कठोर आवरण होता है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है तथा यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। यह अर्ध पारगम्य होती है तथा यह कुछ पदार्थों को मन करने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक या पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका के अंदर संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। वैज्ञानिक हेक्सले ने बताया कि जीव द्रव्य भौतिक जीवन का भौतिक आधार है, जो हांसन पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में इस जीवित पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का नाम दिया था। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य दोनों मिलकर के जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। कोशिका के मुख्य भाग, कोशिका भित्ति। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव पारगम्य तथा दृढ़ आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका की भी भित्ति में पेप्टिडो ग्लाइकन या म्यूकोपेप्टान या म्यूरिन होता है। कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली एक जैव झिल्ली है, जो बाह्य वातावरण से सभी कोशिकाओं के आंतरिक भाग की रक्षा करता है। कोशिका झिल्ली या एक लिपिड द्विस्तर होता है। कोशिका झिल्ली का कार्य, भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को अंदर आने एवं बाहर निकलने में नियंत्रण करती है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और यह अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। नोट, कोशिका झिल्ली का उन्नत प्रतिकृति 1972 में सिंगर व निकोलसन ने प्रतिपादित किया, जिसे तरल क्रीमी प्रतिकृति के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्ध तलीय प्रकृति के कारण फास्फोलिपिड द्विस्तर के भीतर प्रोटीन पारस्परिक गति करता है। तारककाय की खोज बेंडेन व नामकरण डी.टी. बोबरी ने किया था। तारककाय केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं, केवल शैवाल व कवक को छोड़ करके। तारककाय की खोज बेंडेन व नामकरण टी. बोबरी ने किया था। तारककाय केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, केवल शैवाल व कवक को छोड़ करके पाया जाता है। तारककाय कोशिका विभाजन में सहायक या कोशिका विभाजन के समय तंतु स्पाइंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। अंतःद्रव्य जालिका की खोज पोर्टर ने किया था। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जिन अंतःद्रव्य जालिका की बाहरी सतह राइबोसोम पाए जाते हैं, उन्हें खुरदरी या रुक्ष अंतःद्रव्य जालिका आरईआर कहते हैं। जिन अंतःद्रव्य जालिका की बाहरी सतह राइबोसोम का अभाव होता है, उसे चिकनी अंतःद्रव्य जालिका एसईआर कहते हैं। गोल्गी काई से कोशिका का यातायात प्रबंधन ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य लाइसोसोम का निर्माण, लिपिड का निर्माण, वसा व लिपिड का संचय, कोशिकीय पदार्थों का स्रावण व शुक्राणुओं में एक्रेशन का निर्माण करना है। गोल्गी काई की खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी तथा इसे सभी कोशिकाओं की माँ भी कहा जाता है। यह आरबीसी जीवाणु नील हरित शैवाल व माइक्रोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। यह पादप कोशिका में गोल्गी काई को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। यह लाइसोसोम व पैराक्सीसोम के निर्माण में सहायक होता है। गोल्गी काई लिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का प्रमुख स्थल होता है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। इसका मुख्य कार्य बाह्य कोशिका पदार्थों का पाचन, अंतःकोशिका पाचन, स्पष्टीकरण व कोशिका विभाजन है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली व कोशिका का पाचन केंद्र भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी।
और नामकरण सी वेंडा ने किया था। इसका ऊर्जा का निर्माण व संचय एटीपी के रूप में होता है। इसको श्वसन का केंद्र कहते हैं तथा यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। इसे कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस को भी कहा जाता है। लवक प्लास्टिड की खोज हेगेल ने ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह अधिकतर लवक में वर्णक होते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना लवक होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट हो जाता है। हरित लवक नामक हरे रंग के वर्णक में जीव की जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसके अंदर की ओर एक तरल पारदर्शी पदार्थ होता है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। इसमें डीएनए तथा राइबोसोम्स होते हैं। अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट एक रंगहीन लवक है जो जड़ों और भूमिगत तनों में पाया जाता है। ये स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह करते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट ये पौधे के रंगीन भागों, पुष्पों की पंखुड़ियाँ या फिर फलों की भित्तियों में पाए जाते हैं। ये पीले, लाल तथा नारंगी रंग के लवक होते हैं। उदाहरण में टमाटर में लाइकोपेन, चुकंदर में बीटानोन तथा गाजर में कैरोटीन आदि वर्णक का इसका रंग निर्धारित होता है। नोट पर वनस्पति को पराबैंगनी कीड़ों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक थाइकोसाइनिन है। जीवाणु, नीलहरी, शैवाल व कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल या हरित के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। मिर्च का रंग कैरोटीन के कारण व चुकंदर का विटामिन के कारण। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन व ज़ैंथोफिल के कारण होता है। हरित में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी। यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म, प्रोटीन का कारखाना या फिर कोशिका का इंजन भी कहते हैं। यह आरएनए का तथा प्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें आरएनए का लगभग 80% भाग होता है। यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है। इसका निर्माण कोश केंद्रिका के द्वारा होता है। राइबोसोम्स 2 प्रकार का होता है: 70S, 80S होता है। रिक्तिका या रसधानी वैकल्पिक रिक्तिका का बाहरी आवरण टोनोप्लास्ट कहलाता है। यह पादप कोशिकाओं में बड़ी व जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है। जंतु कोशिका में ये जल संतुलन का कार्य करते हैं, जबकि पादप कोशिका में ये कठोरता प्रदान करती है। पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर: पादप कोशिका में कोशिका वृत्ति बड़ी होती है। पादप कोशिका वृत्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में कोशिका रिक्तिकाएँ जो होती है बड़ी होती हैं, इसमें रिक्तिकाएँ नहीं होती। जंतु कोशिका में पादप में लवक पाए जाते हैं और जंतु में लवक नहीं पाए जाते। पादप में जो होता है तारक अनुपस्थित रहता है, वही जंतु में तारक उपस्थित रहता है। पादप का आकार जो होता है इस आयताकार होता है, वही जंतु का भी आकार वृत्ताकार होता है। केंद्र की खोज जो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। केंद्र के चारों ओर दोहरी परत की झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला कहते हैं। केंद्रक के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसे केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जीवाणु और नीलहरी शैवाल में केंद्रक के स्थान पर क्रोमैटिन पदार्थ न्यूक्लियो प्रोटीन कोशिका के मध्य में फैला रहता है। केंद्रक में 85% प्रोटीन का 10% आरएनए और 5% डीएनए होता है। केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियो प्रोटीन से बनता है, जिसे कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका क्रोमैटिन धागे, आरएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। डीएनए केंद्रक में पाए जाते हैं, जिसका कार्य आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित करना है। क्रोमैटिन धागे डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं तथा डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ व जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। केंद्रक कोशिका के अंदर की सभी उपापचयी तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसीलिए इसे कोशिका का निर्देशक नियंत्रण भी कहते हैं। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक प्लास्टिड है। आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका न्यूक्लियस में होता है। डीएनए का एक्सरे विवर्तन विधि द्वारा विस्तृत अध्ययन फ्रैंकलिन ने किया था। डीएनए का द्रव्यमान पिकोग्राम में मापा जाता है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। कोशिका
कोशिका की अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। गुणसूत्र क्रोमेटिन के वे धागे जो कोशिका विभाजन के समय संकुचित होकर छोटे छोटे धागों के रूप में पाए जाते हैं गुणसूत्र कहलाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं जो आनुवंशिक इकाई कहलाते हैं। गुणसूत्र डीएनए, आरएनए और हिस्टीन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी, जबकि नामकरण वार्लेयर ने किया था। मनुष्य की गुणसूत्र संख्या 46 23 जोड़ी होती है। नर व मादा में बाह्य जोड़ी कायिक गुणसूत्र समान तथा एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र मादा में XX तथा XY होते हैं। आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसमें राइबो शर्करा पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजनी क्षारक थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए से आरएनए बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनने की विधि को ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, वही आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको सेंट्रल डोग्मा थ्योरी कहते हैं। डीएनए आरएनए के अधिकांश मात्रा कोशिका द्रव्य में थोड़ी मात्रा केंद्रक में पाई जाती है। आरएनए का मुख्य कार्य अमीनो अम्लों से प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में भाग लेना है। डीएनए आरएनए में अंतर, डीएनए या मुख्यतः केंद्रक में मिलता है तथा कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लव क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है। आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में मिलता है तथा कुछ मात्रा न्यूक्लियस व केंद्रिका और केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म में भी पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है। आरएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है। डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन होती है। डीएनए नामक 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। वही आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल नामक 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। डीएनए में ATGC और वही आरएनए में AUGC और AT में डबल बॉन्ड और GC में ट्रिपल बॉन्ड, वही AU में डबल बॉन्ड, GU में ट्रिपल बॉन्ड। डीएनए मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ तथा सभी कोशिकाओं की सूचनाओं को डीएनए अणुओं में समाहित करता है। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। केवल कुछ पादप एवं जंतुओं, वायरसों में ही ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। डीएनए में क्षारकों की मात्रा आवश्यक रूप से समान होती है, वही आरएनए में क्षारकों की मात्रा असमान होती है। डीएनए अणु डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड एवं द्विकुंडलित होते हैं, जिनमें दोनों रज्जु की विपरीत दिशा में सर्पिलाकार कुंडलन प्रदर्शित करते हैं। वही जो आरएनए में क्षारकों की मात्रा असमान होती है। आरएनए अणु एक रज्जु सिंगल स्टोर डील होते हैं, यद्यपि कभी कभी ये स्वयं कुंडलित होकर हाइड्रोजन बंधु द्वारा जुड़ जाते हैं। कोशिका विभाजन, किसी एक सेल से 2 कोशिकाओं का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है, अर्थात मात्र कोशिका से पुत्री कोशिका डॉटर सेल के निर्माण की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन है। कोशिका बनने से लेकर इसके विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक होने वाली सारी प्रक्रिया को कोशिका सेल चक्र कहते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में देखा था तथा 1920 ईस्वी में बेलर द्वारा इसका विस्तृत अध्ययन किया था। हावर्ड तथा पेल्प ने कोशिका को 4 चरणों में विभक्त किया था। इंटरफेज अवस्था में जीवन अवस्था, G2 अवस्था, यस अवस्था, यम अवस्था। जीवन अवस्था में जो आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। G2 अवस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी हो जाता है। वह यस अवस्था में डीएनए संश्लेषण करता है। एम अवस्था में कोशिकाओं का विभाजन होता है। यम अवस्था के प्रकार प्रोफेज, फोटोफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज अवस्था में कोशिका उपापचयी क्रियाओं द्वारा विभाजन की तैयारी करती है। वही माइटोसिस फेज में या एम फेज में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसमें केंद्रक का विभाजन को कैरियोकाइनेसिस तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहलाता है। कोशिका विभाजन से पहले डीएनए केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: अर्धसूत्री एमायोसिस, समसूत्री मायोसिस, अर्धसूत्री और मियोसिस। असूत्री विभाजन, यह विभाजन कम विकसित कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जैसे जीवाणु, नीलहरी शैवाल, ईस्ट अमीबा तथा प्रोटोजोआ। इस विभाजन में पहले केंद्रक विभाजित होता है, फिर कोशिका द्रव्य। समसूत्री विभाजन, यह विभाजन कई कोशिकाओं में सोमैटिक सेल में होता है। इसमें विभाजन द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है।
तथा दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। समसूत्री विभाजन जंतु कोशिकाओं में 1879 ईस्वी में वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा देखा गया था तथा सन 1882 ईस्वी में मीटोसिस नाम दिया गया था। इस कोशिका विभाजन के दो मुख्य भाग हैं, कोशिका के केंद्रक का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन। साइटोकाइनेसिस केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तथा परिणाम स्वरूप कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाती है। अंत में कोशिका का पूर्ण विभाजन हो जाता है। केंद्रक का विभाजन काइरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज केंद्रक कला एवं केंद्रिका का लुप्त होना, केंद्रक कला और केंद्रिका का लुप्त होना, स्पैंडिल फाइबर का निर्माण एवं क्रोमैटिन का दिखना इस अवस्था में दृष्टिगोचर होते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु पर जुड़ते हैं। मेटाफेज केंद्रक और केंद्रिका झिल्ली लुप्त, क्रोमैटिन तथा मेटाफेज प्लेट पर सेंट्रोमियर से जुड़ना। एनाफेज इनमें गुणसूत्र को सेंट्रोमियर दो भागों में बढ़ जाते हैं। जब प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र में एक सेंट्रोमियर मिल जाता है तो यह एक पूर्ण गुणसूत्र बन जाता है। टेलोफेज इस अवस्था में एक कोशिका अपने अधिकतम आकार में बढ़ती है, क्रोमैटिन को दुगुना कर लेती है और अपने आप को विभाजन के लिए तैयार कर लेती है। इस अवस्था में ही सेल प्लेट का निर्माण होता है तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरू हो जाता है। महत्व इस विभाजन मीटोसिस का महत्व घाव में बढ़ने, अंगों का पुनरुद्भव रीजनरेशन करने में है। यह सभी जीवों में वृद्धि का आधार है। इस विभाजन द्वारा मात्र कोशिकाओं से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के ही समान होती है। इस प्रकार के विभाजन में आनुवंशिक स्थायित्व बना रहता है। जाइगोट्स में इसी प्रकार का विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन द्वारा की गई थी, लेकिन फार्मर तथा मुरे ने 1902 में इसका नामकरण किया गया। यह विभाजन जनन कोशिकाओं सेक्स सेल में ही होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकार्य कोशिका विभाजन भी कहते हैं तथा इस विभाजन में मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में पूरा होता है, मिटोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मिटोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज फर्स्ट। वही मियोसिस में प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड। समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। तो जो समसूत्री विभाजन होता है, इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। वही अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है, वही अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन में प्रोफेज की अवस्था छोटी होती है, वही अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज की अवस्था बड़ी होती है। समसूत्री विभाजन में कायिक कोशिका में होता है, सोमैटिक सेल में होता है, वही अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है, वही अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। पोषण की परिभाषा वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, पोषण कराता है। वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं, जिसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, पोषण कराता है। हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण और जल है या नहीं, इसका पता हमें पोषण से चलता है। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी होते हैं, एक परपोषी होते हैं। मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास होता है। गौण पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व में लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज होता है। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में। मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं। कार्य की प्रकृति। कठिन काम करने वाले पुरुष को 3600, वही स्त्री को 3000। हल्का कार्य करने वाले पुरुष को 2000, वही मानव स्त्री को 2100 कैलोरी। वही 8 घंटा काम करने वाले को 3000 कैलोरी और स्त्री को 2500 कैलोरी। पोषक पदार्थ। संतुलित भोजन वह है जो इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो तथा किसी भी पोषक की लंबे समय तक कमी या अनुपलब्धता से भोजन असंतुलित होता है। लंबे समय तक जब हम भोजन
में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे माल न्यूट्रिशन या कुपोषण कहते हैं। शरीर को ऊर्जा देने का कार्य कार्बोहाइड्रेट और वसा का होता है। शरीर निर्माण व मरम्मत करने का कार्य प्रोटीन का होता है। उपापचयी मेटाबॉलिक क्रियाओं को पूर्ण करने में सहायता लिपिड व विटामिन व खनिज लवण व जल करते हैं। विटामिन तथा खनिज लवण को संरचनात्मक खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है क्योंकि ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होते हैं। पोषण के लिए आवश्यक इन पदार्थों को निम्न विभागों में बांटा जाता है। ऊर्जा उत्पादक एनर्जी प्रोड्यूसर, इनके ऑक्सीकरण से जैव क्रियाओं के लिए ऊर्जा का प्राप्त की जाती है जैसे कार्बोहाइड्रेट व वसा। निर्माण पदार्थ बिल्डिंग सब्सटेंस, शरीर की रचना एवं मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे प्रोटीन। उपापचयी नियंत्रण मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर, जैव एवं उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण करने वाले जैसे विटामिन, जल एवं खनिज लवण। आनुवंशिक पदार्थ हेरिडिटरी सब्सटेंस, आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाने वाले पदार्थ जैसे डीएनए व आरएनए वायरस में होता है। भोजन के अवयव दीर्घ पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन। छठवां है जल। सतवां न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए। सूक्ष्म पोषक तत्व, यह स्मरण रखने की बात है कि 12 साल की उम्र वाले बालक की भोजन एक युवक के बराबर होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व, यह स्मरण रखने की बात है कि 12 वर्ष की उम्र वाले बालक की भोजन एक युवक के बराबर होता है और 14 से 18 साल की लड़की के लिए 2800 से 3000 कैलोरी का आहार पोषण के लिए ठीक है। इसी अवस्था के बालक के पोषण के लिए 3000 से 3400 कैलोरी का आहार मिलना चाहिए। किसी भी भोजन में 100 ग्राम से जितनी ऊर्जा मिलती है या निकलती है उसे कैलोरी मान कहते हैं। मानसिक कार्य श्रम करने वाले व्यक्ति जैसे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर को 3000 से 3200 कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए। मशीन चलाने वाले टर्नर, मोटर ड्राइवर, वस्त्र उद्योग के मजदूर को 3500 कैलोरी। आंशिक मशीनीकृत शारीरिक कार्य में लगे व्यक्ति जैसे यंत्र बनाने वाले, कृषि मजदूर, फिटर को 4000 कैलोरी। कठिन शारीरिक परिश्रम वाले जैसे कुली, गोजी मजदूर आदि को 4500 से 5000 कैलोरी की आवश्यकता। गर्भवती महिला को 2800 कैलोरी ऊर्जा आवश्यक होती है। दूध को एक संतुलित या पूर्ण आहार माना जाता है लेकिन इसमें प्रोटीन, सी तथा आयरन नहीं पाए जाते जबकि अन्य सभी अवयव अत्यंत पाए जाते हैं। केवल दूध का लगातार सेवन करते रहने से एनीमिया एवं रक्तहीनता, लोहा की कमी के कारण रोग हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनका अनुपात 1 संबंध 2 संबंध 1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र CH2O होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को तीव्र गति से ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में चावल सर्वाधिक मात्रा में 80 से 85%, गेहूँ, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, गन्ना, दूध, अंगूर, फल व शलजम आदि। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट चावल में 28 mg पर ग्राम, केले में 23 mg पर ग्राम, आलू में 21 mg पर ग्राम, मटर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। शर्करा या ग्लूकोज को यकृत या लीवर ग्लाइकोजन में बदल देता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। एटीपी या एडीपी में जैव रूपांतरण मानव शरीर की क्रिया को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रह कर लेता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी होने पर संग्रहित ग्लाइकोजन को वापस में ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। मोनोसैकेराइड C6H12O6 यह साधारण शर्करा होती है। यह जल यह फल व शहद से प्राप्त होती है। ट्रायोग्लिसरैल्डिहाइड, टेट्रोज, इरेथ्रोज, पेंटोज, राइबोज, हेक्सोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज व गैलेक्टोज। एग्जाम्पल के लिए मोनोसैकेराइड्स C6H12O6 यह साधारण शर्करा होती है। यह जल में विलय होती है। यह फल व शहद से प्राप्त होती है।
ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। ग्लूकोज सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा होती है। फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठी तथा सैकरीन कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है, जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी करते हैं। गैलेक्टोज सबसे कम मीठी मोनोसैकेराइड शर्करा होती है। फ्रक्टोज फलों व गैलेक्टोज दूध से प्राप्त की जाती है, जबकि माल्टोज अनाज से प्राप्त की जाती है। मैनोज अंडों और लकड़ी में पाई जाने वाली शर्करा है। ग्लूकोज रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा होती है। ग्लूकोज के एक अणु टूटने पर AT से ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का निर्माण होता है। एक ATP 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। ग्लूकोज से 80 से 100 ml सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा है। डाइसैकेराइड शर्करा C12H22O11 दो मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड का शर्करा का निर्माण करते हैं। ओलिगोसैकेराइड में शर्करा के अणुओं की संख्या 2 से 10 के बीच में, जबकि डाइसैकेराइड में शर्करा के अणुओं की संख्या 2 होती है। माल्टेज जो होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनता है। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर के लैक्टोज बनता है। वही सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनता है। मधुमक्खियाँ पुष्प का पराग अर्थात सुक्रोज चूसकर इसे शहद अर्थात फ्रक्टोज में रूपांतरित करते थे। पॉलीसैकेराइड C6H10OH5 दो से अधिक मोनोसैकेराइड की इकाइयों आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर मिलकर पॉलीसैकेराइड शर्करा का निर्माण करते हैं। पॉलीसैकेराइड शर्करा में शर्करा के अणु की संख्या 10 से अधिक होती है। यह जल में अविलय होते हैं। सेलुलोज, स्टार्च, मंड, ग्लाइकोजन, काइटिन। पॉलीसैकेराइड शर्करा ग्लूकोज के 10 से 10,000 अणुओं का संयुक्त रूप होती है। सेलुलोज को लकड़ी से, कागज से, पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, जबकि स्टार्च को आलू, गन्ने व चावल से प्राप्त किया जाता है। ग्लाइकोजन को जीव जंतुओं का संचित भोजन तथा स्टार्च मंड को पेड़ पौधों का संचित भोजन कहा जाता है। सेलुलोज प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली पॉलीसैकेराइड शर्करा है। पादप कोशिकाओं की सबसे कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यह कवक की कोशिका भित्ति जलीय संधिपाद उदाहरण के लिए केकड़ा, झींगा और चिराट और कीटों के कंकालों, बाड़ी और घोंघे के घरसीटों तथा समुद्री फेनी व ऑक्टोपस सहित शीर्षपादों की चोंचों का मुख्य घटक है। स्टार्च मंड व सेलुलोज दोनों प्राकृतिक बहुलक है। स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग नीला पड़ जाता है, जबकि सेलुलोज इस घोल में रंग प्रदान नहीं करता है। प्रोटीन की खोज गेरार्डस जॉनसन मुल्डर ने 1837 में तथा प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलियस ने 10 जुलाई 1838 ईस्वी में किया था। प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक एवं जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन तथा आयरन, फेरस के भी अंश पाए जाते हैं। प्रोटीन के स्रोत सोयाबीन, दाल, शैवाल, मांस, अंडे, पनीर, मछली, दूध, बादाम आदि है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन की निर्माणकारी इकाई अमीनो अम्ल होती है। प्रोटीन का निर्माण लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर होता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्लों में से 9 आवश्यक भोजन के माध्यम से व 11 अनावश्यक अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर स्वयं करता है। 9 आवश्यक अम्ल, 10 अनावश्यक। ग्लाइसिन सबसे सरल प्रकार का अमीनो अम्ल है। यह प्रोटीन फाइबर में रेशम कीट के लार्वा द्वारा स्रावित होता है। सल्फर या गंधक में सिस्टीन व मिथियोनिन अमीनो अम्ल होता है। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल आर्जिनिन व हिस्टिडीन होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होते हैं। 2 अमीनो अम्लों के बीच पेप्टाइड बंध होता है। प्रकृति में लगभग 300 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। शैवाल स्पाइरुलिना 65% व क्लोरेला नील हरित शैवाल 60% से सर्वाधिक प्रोटीन प्राप्त होती है। दाल में सोयाबीन 40 से 45% से सर्वाधिक प्रोटीन प्राप्त होता है। सोयाबीन व पशुओं के खाद्य पदार्थ से प्राप्त प्रोटीन में
सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें संपूर्ण प्रोटीन भी कहते हैं। प्रोटीन के प्रकार। सरल प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं, जैसे जंतु प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूमिन, एल्ब्यूमिनाइड। संयुग्मी प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन का संयोजक किसी अन्य अणु के हिस्से रहता है, जैसे न्यूक्लियर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन। ये सरल व संयुग्मी प्रोटीन के जलीय अपघटन से प्राप्त होती है तथा ये प्रोटीन के पाचन के दौरान बनती है। प्रोटीन व कैलोरी की कमी से शिशुओं 1 वर्ष के कम आयु में मैराथन या फिर ऊर्जा निःसक्तता एनर्जी डिफिशियंसी, हड्डियों का सूखा, शरीर सूख कर दुर्बल और आंखें अंदर की ओर धंस जाती है। प्रोटीन की कमी 3 वर्ष हुआ, क्वासियोर का पेट में फूला, भूख कम लगना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है, नामक रोग हो जाता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता मात्रा 45 ग्राम और दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन 70 ग्राम प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता होती है। कशेरुक जंतुओं के बाल व नाखून, चोंच, खुर, सींग, भ्रूण, पंख, पंजे, कछुओं के कवच आदि क्रिएटिन, अल्फा क्रिएटिन शुद्ध प्रोटीन से बने होते हैं। क्रिएटिन प्रोटीन एक रेशेदार प्रोटीन है। मकड़ियों के जाले बीटा क्रिएटिन प्रोटीन से बनते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन, ग्लूब्यूटिन प्रोटीन होती है। मांसपेशियों में मायोसिन व एक्टिन प्रोटीन होती है। दांत एवं दांत तथा हड्डियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन ओसिन प्रोटीन है। कैरोटीन नामक वर्णक के कारण गाजर का रंग लाल रंग होता है व गाय का रंग पीला होता है। दूध केसीन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। दूध को प्रोटीन से पचाने वाले एंजाइम को रेनिन कहा जाता है। रेनिन एक एंजाइम है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने और शरीर में सोडियम और पोटेशियम के स्वास्थ्य स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। मक्का में जीन, गेहूँ में ग्लूटीन, अनाज में ग्लूटामिन्स, अंडे में एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन 95%, दाल में प्रोलेमिन्स, त्वचा में इलास्टिन। अकशेरुक जंतुओं के रक्त में हीमोसाइनिन प्रोटीन पाया जाता है। रक्त का थक्का फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन बनाती है। हिपेरिन को प्रतिस्पंदन प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। गुणसूत्र व डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होती है। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं तथा एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। वसा या फिर लिपिड। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल के संयोग से बनते हैं। वसा कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का यौगिक होती है तथा इसमें 3 वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल होते हैं। वसा को उसके स्रोतों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है: जंतु वसा, वनस्पति वसा और संतृप्त वसा। जंतु वसा में दूध, पनीर, मक्खन, अंडा, मांस व मछली के तेल में होती है। वनस्पति वसा वनस्पति तेलों में उपलब्ध होती है। यह तेल अखरोट, बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों, तिल व सूरजमुखी आदि से प्राप्त होता है। सैचुरेटेड वसा, संतृप्त फैट्स। संतृप्त वसा में कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध, कार्बन के बीच एकल बंध होता है। ये कमरे के समान ताप पर ठोस अवस्था में होता है। उच्च गलनांक वाली होती है, जैसे जंतु वसा घी, मक्खन, मांस, ताड़ का तेल, पाम ऑयल में पाया जाता है। अन्य पदार्थ जिसमें यह फैट पाया जाता है वो है नारियल, आलू के चिप्स, केक, पिज्जा। संतृप्त वसा में ट्राइग्लिसराइड, पामिटिक एमिस्टियरिक अम्ल पाए जाते हैं। संतृप्त वसा ज़्यादा मात्रा में खाने से हमारे हृदय रोग हो सकते हैं या हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी बढ़ा देता है। असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट। असंतृप्त वसा में कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध, कार्बन द्विबंध एक कमरे के समान ताप पर द्रव अवस्था में होती है। जैतून तेल, कैनोला तेल, मछली तेल, कसई तेल, सोयाबीन तेल, काजू और बादाम में भी यह फैट होता है। ट्रांस फैट, ट्रांस वाला संसाधित किए गए असंतृप्त वसा होते हैं जो प्रसंस्करण के बाद संतृप्त वसा की तरह हो जाता है। इन्हें खाने से हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें ट्रांस फैट जाता है। ट्रांस वाला संसाधित किए गए असंतृप्त वसा होते हैं जो प्रसंस्करण के बाद संतृप्त
वसा की तरह हो जाता है। इन्हें खाने से हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें हृदय की बीमारियां हो सकती है। वसा का पाचन अमाशय में शुरू हो जाता है तथा वसा का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत गृहिणी में होता है, जबकि वसा का अवशोषण छोटी आंत के इलियम में होता है। वसा का अवशोषण कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है, जिन्हें लसिका कोशिका या लैक्टियल सेल कहते हैं। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है तथा यह ऊर्जा का सबसे अधिक संकेंद्रित स्रोत होता है। वसा सामान्यतः ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। सामान्यतः वयस्क व्यक्ति को 20 से 35% वसा ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। पॉली असंतृप्त वसा, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, ओमेगा 3 वसा जो कि मछली में पाई जाती है, ओमेगा 6 वसा जो कि कसाई और सोयाबीन के तेल में पाई जाती है, मोनो संतृप्त वसा, मोनो से अनसैचुरेटेड फैट्स, ये जैतून और कैनोला तेल में पाया जाता है। काजू और बादाम में भी यह फैट होता है। विटामिन की खोज निकोलाई लुनील ने 1881 में की थी तथा विटामिन नाम सिफंक 1911 ईस्वी में दिया था। विटामिन जैव पदार्थ होता है जो प्राणियों की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में मिले विटामिन बी और सी और वसा में मिले एडी के। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल खोजकर्ता एल्मर मैककुलम है। इसकी कमी से रक्तवृद्धि, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, नेत्र में शुष्कपन, राइनोडर्मा, केराटोमलेशिया, कार्निया का नर्म होना, आँख में सफ़ेदी, पुपिक हाइपरकेराटोसिस जो सूखी उबड़ त्वचा का कारण बनता है। गाजर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह पीले रंग के फलों पपीता, पक्के आम, केला में भी पाया जाता है। यह गाय के दूध में भी पाया जाता है। यह खट्टे फलों में नहीं पाया जाता है। स्रोत दूध, दही, अंडा, यकृत, मछली का तेल, शार्क मछली, पालक, अंडे की जर्दी, ब्रोकली, गाजर, अखरोट, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। इसे वृद्धिकर विटामिन और संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए का प्रमुख कार्य दृष्टिवर्धक रोडोप्सिन के संश्लेषण में भाग लेना होता है। 20 विटामिन का संश्लेषण व संचय यकृत या लीवर में होता है। 13 से 15 वर्ष के आयु के बच्चों को इसको दैनिक आवश्यकता में 60 mg होती है। विटामिन बी के खोजकर्ता एल्मर मैककुलम विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया गया था। विटामिन B12 की कमी से प्रवासी रक्ताल्पता हो जाती है। विटामिन B12 के आंत के जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित होता है। विटामिन सी के खोजकर्ता जेम्स लिंड, रासायनिक नाम स्कर्बिक अम्ल C6H8O6 की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। यह आंवले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। यह आंवले में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। स्रोत काले किस्में, कीवी फल, ब्रोकली, लीची, स्प्राउट्स, टमाटर, खट्टे फलों जैसे संतरे, नींबू, जामुन, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, शिमला मिर्च, पपीता इत्यादि। विटामिन सी सर्वप्रथम खोजी गई विटामिन है। यह हरी मिर्च में भी पाया जाता है। विटामिन सी को गर्म करने व धोने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन सी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। इसे घाव बढ़ने वाले विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। दूध, मक्खन, अंडा, मछली, तेल। विटामिन ए की कमी से रक्तवृद्धि, जीरोप्थेल्मिया, शुष्क आँख, उपकला का शुष्क होना। विटामिन B1, थायमिन, सोयाबीन, अनाज, हरी सब्जियां, अंडा। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी, B12 को राइबोफ्लेविन, पनीर, अंडा, दूध, ईस्ट, किलोसिस। विटामिन B3 को नियासिन, अंकुरित गेहूँ, बादाम, हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा या फिर 3D रोग होता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, मांस, दूध, खमीर, फल व मूंगफली, अनिद्रा, थकावट, आंत में दर्द।
विटामिन B6 में पायरिडॉक्सिन, हरी सब्जियां, दूध, मांस, दाल। इससे होने वाले रोग रक्तहीनता, चर्म रोग, पथरी व पेशी ऐंठन और रक्तता। B7 को HB कहते हैं। बायोटिन, ताजा फल, लीवर, दूध, फल, त्वचा रोग, बालों का झड़ना, कमजोरी। विटामिन B9, फोलिक अम्ल, पालक, सोयाबीन, ईस्ट, एनीमिया, कमजोरी। विटामिन B12, साइनोकोबालिन, रक्तहीनता, मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडा। विटामिन B12, साइनोकोबाल्टामिन, रक्तहीनता। B17, लैटेराइट विटामिन, ये गेहूँ की हरी पत्तियों में पाया जाता है। यह एंटी कैंसर की गुणों से युक्त होता है। विटामिन C, स्कर्वी कम, रसदार खट्टे फल, आंवला, हरी मिर्च में स्कर्वी, जनन क्षमता कम। विटामिन D, कैल्सीफेरॉल, मक्खन, दूध, मछली का तेल, अंडा, रिकेट्स, ऑस्टियोमालाइसिस। विटामिन E, टोकोफेरॉल, तेल, गेहूँ, सोयाबीन, अंडा, बाजपन, नपुंसकता के फाइलोक्विनोन या लेंथोक्विनोन, टमाटर, पनीर, संजा, हीमोरेजिया, रक्त का थक्का, न जमना। असंतुलित आहार, जब भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों की मात्रा अनिश्चित अनुपात में हो तो असंतुलित भोजन कहलाता है। मादक पदार्थ, आधुनिकता एवं तनाव के कारण अपना शौक अथवा शौक के तौर पर कुछ भी लोग नशायुक्त पदार्थों का सेवन करते हैं। इसमें केवल शराब ही नहीं, अफीम, चरस, गांजा, भांग, कोकीन आदि पदार्थों का प्रयोग बहुतायत से किया जा रहा है। कुछ प्रचलित मादक पदार्थ शराब, विभिन्न अनाजों, महुआ, गुड़ आदि के किण्वन व उनके वाष्पीकरण से तैयार की जाती है। नशे हेतु सर्वाधिक प्रयोग में शराब का सेवन किया जाता है। अफीम, दर्द, अनिद्रा व पाचन संबंधी रोगों के उपचार हेतु उपयोगी अफीम का अधिक सेवन नशा उत्पन्न करता है। चरस, गांजा व भांग, कोकीन, हेरोइन, LSD। मानव शरीर के तंत्र, पाचन तंत्र, भोजन अंतर्ग्रहण से लेकर के मल त्याग तक अनेक अंग व ग्रंथियां साथ मिलकर काम करती है। पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग व ग्रंथियों के संयुक्त रूप को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन की क्रिया में भोजन के बड़े व जटिल पोषक तत्वों को विभिन्न एंजाइम और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा छोटे, सरल व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। सभी अंग आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, जिसे पोषण कैनाल, डाइजेस्टिव कैनाल भी कहते हैं, का भाग होते हैं, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर या 32 से 36 फीट होती है। आहार नाल मुख से शुरू होकर के मलद्वार तक विस्तृत होती है। आहार नाल के कार्य, भोजन का पाचन, पचित भोजन का अवशोषण, भोजन को मुख से अपशिष्ट के मलद्वार द्वारा मलद्वार तक पहुंचाना, विभिन्न स्तरों में संवरणी पेशियां भोजन, पचित भोजन रस व अपशिष्ट की गति को नियंत्रित करती है। जीभ, मुख, बक्कल कैविटी के पृष्ठ भाग में आधार तल से फ्रेनूलम, लिंगुअल या जिह्वा फ्रेनूलम के द्वारा जुड़ी होती है। पाचन तंत्र, एलिमेंट्री कैनाल, मुख, माउथ, फेरिक्स, ग्रसनी, स्टोमच, बड़ी आंत, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, मलद्वार या गुदा, मुख, गुहा, बक्कल कैविटी, ग्रास नली, एसोफेगस, छोटी आंत, क्षुद्रांत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन, समृद्धि ग्रंथि का ग्लैंड, लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्रंथि, लीवर या यकृत, अग्न्याशय, पैंक्रियास, मुख, गुहा में पाचन, दांत और जीभ के द्वारा लार ग्रंथि में सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, पैरोटिड ग्रंथि में वायरस के कारण सूजन आ जाती है, जिसे गलसुआ कहते हैं। लार में 99% व एंजाइम 1%, लार में पानी 99% व एंजाइम 1%। लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन, एमाइलेज, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम यह बैक्टीरिया को मारता है। टाइलिन यह स्टार्च मंड को माल्टोज में बदलता है। सूक्ष्म शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख, गुहा, बोलस, छोटी आंत, आमाशय, कायम, बड़े आंत, अपशिष्ट पदार्थ। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा लगता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का सर्वोत्तम मुंह में पाचन होता है। जब भोजन में लार मिल जाती है तब वह भोजन लसा हो जाता है। ऐसे भोजन को बोलस कहते हैं। लार की पीएच मान 6.8 होती है और अम्लीय प्रकृति की होती है। लार में एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं जो मंड या स्टार्च को माल्टोज में बदलता है।
मुख में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। एमाइलेज मंड या स्टार्च का पाचन करता है। लाइपेज या वसा का पाचन करता है। लार भोजन को अम्लीय रूप में प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्न प्रकार से होता है। माल्टोज माल्टेज में, लैक्टोज लैक्टेज में, सुक्रोज सुक्रोज का पाचन करता है। डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि होता है। मनुष्य में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार निकलती है। दांत मानव में मुख्यतः दांत 2 बार आते हैं। एक 32 दांत होते हैं जिसमें स्थायी 20 होते हैं। पहला विषम दंती, दूसरा है और एक स्थायी 32 होते हैं। विषम दंती होते हैं। अस्थायी 20 होते हैं। द्विबार दंती होते हैं। विषमदंती दांत 4 प्रकार के होते हैं। कृंतनक, रत्नक, अग्रचर्वक, चर्वक। द्विबार दंती दूध के दांत 20 होते हैं या स्थायी दांत 32 होते हैं। मनुष्य में विषमदंती दांत 4 प्रकार के होते हैं। कृंतनक इंसीजर, रत्नक कैनाइन, अग्रचर्वक प्रीमोलर, पश्चचौरक मोलर। कृंतनक काटने का कार्य 8 से 6 8 होता है 6 माह में। कैनाइन चीरने फाड़ने का 4 होता है 16 से 20 माह में। प्रीमोलर चबाने का कार्य करता है 8 होता है 10 से 11 वर्ष में। पश्चचौरक मोलर चबाने का कार्य करता है 12 होता है 12 से 15 माह में। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहते हैं। 32वां दांत चौड़क या फिर अकल दांत कहते हैं, जिसे अवशेषी अंग कहते हैं। मांसाहारी में रत्नक विकसित होते हैं व बच्चों में अग्रचर्वक दांत अनुपस्थित होते हैं। दांतों का बाहरी भाग इनेमल का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। दांतों का अधिकतम भाग डेंटाइन का बना होता है। इनेमल का निर्माण कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 का ट्वाइस व कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 द्वारा बना होता है, जिसे फ्लोरीन मजबूती प्रदान करता है। गर्त दंत थिकोडेंट मनुष्य के दांत मसूड़ों में धंसे हुए हैं, इसलिए इसे गर्त दंत थिकोडेंट कहते हैं। मनुष्य के दांत कैल्शियम और फास्फेट के बने होते हैं। मज्जा गुहा पल्प कैविटी दांत में पाई जाती है। दंत सूत्र ICPC 2123 बच्चों में ICPC 2102। फ्रॉड में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसमें नुकीला एक मूल वाला दांत रचना कहलाता है। हाथी के ऊपरी जबड़े का कृंतनक इंसीजर दांत जो दंत के रूप में बाहर की ओर निकला रहता है। तीसरे चौड़क दांत 20 वर्ष की आयु में निकलते हैं। अक्ल दांत या बुद्धि दांत विस्डम टीथ कहते हैं, जो अधिकतर लोगों में 4 होते हैं। अग्र चौड़क या वर्धक चौड़क दांत को गाल दांत या चीक टीथ कहा जाता है। जीभ लंबी और मांसल संरचना होती है। जीभ मांसपेशियों की बनी होती है। जीभ की लंबाई 3.5 इंच होती है। जीभ पर 907 कलिकाएँ पाई जाती है। शरीर शरीर का ताप नियंत्रण का कार्य करती है। जीभ नोट्स हमारे शरीर का ताप नियमन जीभ तजल तलवा व हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। विटामिन B2 की कमी से ग्लोसाइटिक जीभ में सूजन नामक रोग होता है। जीभ के अग्रभाग से मीठे, पश्च भाग से खट्टे व मध्य भाग से नमकीन व पश्च भाग से कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। ग्रसनी ऑक्सीजन घाटी द्वार छिद्र से होते हुए फेफड़ों तक आती है। घाटी द्वार को ढके रखने वाली संरचना को एपिग्लोटिस कहते हैं, जिसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। भोजन ग्रसनी के निगल द्वार से ग्रसिका तक पहुंचता है। ग्रसिका 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ग्रसिका की दीवारों में क्रमानुकुंचन गति के कारण भोजन को आमाशय में ढकेला जाता है। स्टोमच यह 2 प्रकार का होता है। मनुष्य या मनुष्यों की भांति पाचन करने वाला जानवर 3 कक्षक होता है। जुगाली करने वाले जानवर 4 कक्षक होते हैं। वक्ष गुहा